हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आज मैं सोच रहा हूँ अपना फर्स्ट वीडियो डालने के लिए यूट्यूब में। तो पहले सोचा कि क्या डालूँ करके। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा डाले जो कि टॉपिक्स थोड़ा हो कि जिसके बारे में लोग जानना चाहते हों, और जिसके बारे में मुझे एक्चुअली सही में नॉलेज हो उसके बारे में, तो वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकूँगा दूसरों के सामने। तो उस वजह से अभी रिसेंट में मैंने देखा एक ऑन यूट्यूब पे बहुत ट्रेंडिंग में वीडियो आया कि किसी बीजेपी कोई महिला नेता है, उन्होंने ये बोला कि जो हमारा इंडिपेंडेंट है, जो आज़ादी है, वो हमको 99 ईयर्स के लीज पे मिला है। एंड ये सब चीज़ें बहुत डिबेट में उन्होंने बोला, ललन टॉप के शो में बोला वो चीज़ें। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोग को मन में थी। मतलब मैंने ये देखा कि काफ़ी लोग मुझसे भी पर्सनली बोल चुके हैं कि ये 99 ईयर्स के लीज पे है इंडिया। उसके बाद ब्रिटिश का फिर से वापस कुछ तो होगा प्रोसेस कि 99 के बाद ब्रिटिश फिर से दावा कर सकता है कि इंडिया हमारा है, या कुछ ऐसा करके हो सकता है। तो इसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा इंटरनेट पे देखा और भी चीज़ें देखी कि पढ़ी कि का ये चीज़ें सही है कि गलत है क्या करके ऐसा। तो मुझे फिर मैंने क्या किया कि मैंने स्टार्टिंग से ये चीज़ देखना स्टार्ट किया कि हाँ, जो आज़ादी का प्रोसेस था वो था कैसे कैसे मिली, और क्या प्रोसेस था उसको, और किस हिसाब से मिली। ऐसे नहीं कि जो मतलब कि क्या उसके लिए क्या प्रावधान हुए, और फिर ब्रिटिश वालों ने लास्ट में क्या बोला और क्या बोल के वो। हाँ, तो जैसे मैं कहा था कि मैं ये कि ब्रिटिश वालों ने क्या किया, मतलब कैसे हमको फिर मतलब एक तरीके से क्या चीज़ें हुई, क्या प्रावधान हुए, और किस हिसाब से हमें आज़ादी मिली। वो चीज़ें स्टार्टिंग से समझनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें माइंड क्लियर होगा कि ये भ्रांति फैली कैसे, कुछ लोग के मन में आई कैसे। और कुछ लोग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते कि ऐसा संविधान में लिखा है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तुम देख सकते हो ये चीज़ें। तो उस हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें हुआ ऐसे कि मतलब आज़ादी की लड़ाई तो बोलते हैं कि 1857 की क्रांति से ही स्टार्ट हो गई थी, कि 1857 की जो पहली क्रांति है उसको बोलते हैं कि आज़ादी की जो पहली क्रांति स्टार्ट हुई। तो वहाँ से संघर्ष स्टार्ट हुआ कि हम स्वाधीन होंगे, हम इंडिपेंडेंट होंगे, हमारा देश होगा, और ये चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई 1857 की क्रांति से। उसके बाद लगातार कुछ लोग आए, समाज सुधारक में भी लोग आए, जैसे राजा राम मोहन रॉय आए, और उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए। इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें अच्छी की। जैसे सपोज कि ये आज़ादी नहीं हुई थी उसके पहले ही राजा राम मोहन रॉय जो अंग्रेज के गवर्नर थे, उनसे मिल के उनको सुझाव देके, और ये जो जो हिंदू में ये चीज़ें थी कि तुम्हारी मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मतलब लाइक कि ये सब चीज़ें रिलेट नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, फिर जाके आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। अगर पीछे की चीज़ें समझेंगे नहीं तो फिर बाद में चीज़ें नहीं उतनी क्लियर हो पाएंगी। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले उन्होंने क्या किया कि ये चीज़ें उनको प्रस्तावना में दी, जो भी वहाँ के जनरल गवर्नर थे, कि ये चीज़ें हों कि सती प्रथा एक तरीके से कि ये इंसानियत के खिलाफ है, और मतलब वीमेंस राइट्स के खिलाफ है। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ें दी, और फिर गवर्नर जनरल ने साहस किया फर्स्ट टाइम ऐसा कि किसी ये रूढ़िवादी जो समाज है, मतलब कुछ लोग रूढ़िवाद जो जो चीज़ें ये सब मानते थे, सती प्रथा, ये चीज़ें जो चल रही थी, उसको ख़त्म करने का उन्होंने एक साहस दिखाया, जो कि बहुत सारे लोग के अंदर नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने पहली बार ये सती प्रथा खत्म किया। फिर उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, जो वो भी अंग्रेज गवर्नर जनरल के थ्रू ही पास कराया, एक्ट पास कराया उन्होंने। एक्ट इन द सेंस क्या होता है कि एक एक्ट क्या होता है कि एक नियम बना देते हैं कि ये चीज़ें होगी, जो कि कहाँ से होता है, जैसे अभी हमारे संसद भवन से होता है, लोकसभा से होता है, वहाँ पे एक्ट बनते हैं। तो ऐसे पहले ब्रिटिश के टाइम में भी एक हमारा विधानसभा करके था, जो लेजिस्लेटिव असेंबली करके बोलते हैं, जो जहाँ पे हमारे एक्ट पास होते थे। तो वहाँ से ये सती प्रथा को ख़त्म करने का एक्ट पास हुआ। फिर दूसरा एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के रिक्वेस्ट से, उनके सुझाव से दूसरा एक्ट पास हुआ कि विधवा पुनर्विवाह का। नहीं तो ये चीज़ें थी कि अगर कोई मतलब किसी का उसके अगर हस्बैंड का डेथ हो गया, या कुछ भी आकस्मिक कारण की वजह से हो गया, तो उसकी पूरी लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय हो। तो उस वजह से वो चीज़ें स्टार्ट हुई। तो ये लगातार कोशिशें चल रही थी समाज को सुधारने के लिए, और उसी के साथ ये भी चल रही थी कि हमें आज़ादी भी मिले। ब्रिटिश का जो रूल रेगुलेशन है, मतलब ब्रिटिश वाले जो वो कर रहे हैं यहाँ पे, रूल्स कर रहे हैं इंडिया में, वो चीज़ें ना होके हम खुद का अपना एक गवर्नमेंट बनाए, जो कि जनता के द्वारा चुनी हुई हो, लोकतांत्रिक हो, और जनता के लिए सोचे इस चीज़ों को लेके।
लगातार प्रयास चल रहा था। फिर हमारे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पूरा प्रयास इसमें है, और भी नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब का नाम लेने से मतलब आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंस में मतलब आज़ादी में इनके कितने भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं ये चीज़ें तो आपको बस जस्ट बता रहा था कि ये चीज़ें पहले चली, आज़ादी के पहले ये सब कोशिशें चली। अब एग्जैक्टली 1947 में ऐसा क्या हुआ कि हम आज़ाद हुए, और क्या ब्रिटिश वालों ने क्या कहा और वो चीज़ें कैसे हुई। तो जैसे मैं बता रहा था कि ब्रिटिश के टाइम में भी एक असेंबली होता था, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें ये चीज़ें पास होती थी। कोई भी नियम आना है, कोई कुछ करना है, तो वहाँ पे एक्ट पास होता था। तो ये 1947 में क्या हुआ कि जब चीज़ें हुई कि मुझे आज़ादी चाहिए, ये सब चीज़ें जब डिफाइन हुई, तो 1947 के आई थिंक मंथ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट शायद अप्रैल या मई के मंथ में ये चीज़ें मीन्स मतलब अगस्त में तो ये स्टार्ट हुआ। तो अगस्त के पहले 1-2 महीना पहले ये ब्रिटिश के जो असेंबली थी, ब्रिटिश की असेंबली, वहाँ पे ये पास हुआ। वहाँ पे नियम क्या बना, उस एक्ट का नियम था, एक्ट का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट करके 1947। ये चीज़ें ब्रिटिश ने पास की और उसमें ये लिखी हुई थी। अभी यहाँ पे एक चीज़ें और समझनी पड़ेगी। कोई भी जो देश होता है वो 4 तरह का हो सकता है। एक बोलते हैं कि वो डोमिनेंट हो सकता है। डोमिनेंट इन द सेंस क्या होता है, एक होता है कि वो 4 तरह का हो गया, मतलब कि एक है कि हम किसी दूसरे देश के हिस्सा पार्ट है, और उसकी जो मतलब कि हम अपने ही हिसाब से भी रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, लेकिन उस देश के अंदर में आते हैं। तो और एक होता है कि प्योरली हम उसमें कुछ, वो दूसरी देश जो सामने वाला देश है वो कुछ हस्तक्षेप भी कर सकता है, तो एक वो होता है। और दूसरा टाइप का देश, दूसरा होता है जो जिसके बारे में ज़्यादातर अपने ये इससे जुड़ी हुई है। मैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में भी मेंशन था। शायद उस वजह से ये भ्रांतियाँ स्टार्ट हुई। उसमें क्या होता है कि एक तरह का होता है कि डोमिनेंट बोलते हैं। डोमिनेंट इन द सेंस कि उसमें क्या होता है कि हम पूरी तरीके से हम अपने डिसीजन लेने के लिए आत्मनिर्भर हैं। हम पूरी डिसीजन ले सकते हैं, और हमारे जो विधानसभा जो पास करेगी वही चीज़ें ही लागू होगी हमारे देश पे। लेकिन एक नाम मात्र का हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एक राष्ट्र का जो किंग होगा वो हमारा दूसरा देश होगा। तो डोमिनेंट होते हैं। सपोज कि अभी आज भी ये चीज़ें चल रही है। बहुत सारे देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, और भी 1-2 देश हैं, मुझे उतना याद नहीं है। तो वो सारी देशें ब्रिटिश की डोमिनेंट है। मतलब कि ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश का वो है, मतलब पार्ट है, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश का वो उनका अलग वो है, और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। लेकिन बस एक सम्मान के लिए कि हम उनकी सम्मान करते हैं, कि हमारे मतलब ब्रिटिश का सम्मान करते हैं, इसीलिए हमारे एक लास्ट जो राजा के तौर पे हम उन्हें एक सम्मान पूर्वक देते हैं, एक, हाँ, कि उनको एक पद देते हैं, कि वो उसको डोमिनेंट वाला सिस्टम बोलते हैं। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इसका जिक्र है, उसमें बताते हैं कि कैसे क्या है करके। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में पास हुआ, मेन क्या पास हुआ, 2-3 प्रावधान उसमें पास हुए। मेन ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद, ऐसा उसमें लिखा है ये करके, 15 अगस्त 1947 से ये जो मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट होगा ये लागू हो जाएगा। तो उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में था क्या, था ये कि हमारे मतलब कि ब्रिटिश के 2 डोमिनेंट स्टेट होंगे। 2 डोमिनेंट स्टेट होंगे इन द सेंस कि एक इंडिया डोमिनेंट स्टेट होगा, एक पाकिस्तान डोमिनेंट स्टेट होगा। ये 1947 के एक्ट में पास हुआ। और ये चीज़ें है कि ब्रिटिश के, ऐसा नहीं, उन्होंने ब्रिटिश वालों ने ये पास किया कि हमारे 2 डोमिनेंट स्टेट हो गए। जैसे डोमिनेंट स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी चलेगी कुछ नहीं, मतलब उनकी ऐसी नहीं है कि वो चाहेंगे हमारे कानून में हस्तक्षेप करेंगे या हमारे विदेश नीति में हस्तक्षेप करेंगे। किसी भी तरीके का वो कुछ भी इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन बस नाम के लिए वो हमारे किंग रहेंगे लास्ट टाइम। तो ये ब्रिटिश ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में पास किया। और उसके बाद उन्होंने मतलब उस एक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। आप चाहो तो वो चीज़ें पढ़ सकते हो इंटरनेट से देख के कहीं पे भी, कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या था एग्जैक्टली। तो उसमें इसी एक लाइन को लेके शायद कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाना स्टार्ट किया कि हम खुद से आज़ाद, हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है, हम डोमिनेंट स्टेट है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों डोमिनेंट स्टेट है ब्रिटिश के, इस तरीके का बात हुआ।
अगर डोमिनेंट स्टेट होते भी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली, क्योंकि हम पूरी तरीके से, लेकिन हमारे बात आती है संप्रभुता की, बात आती है कि हम जब सब कुछ पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है तो हम डोमिनेंट को क्यों माने, इस तरीके का बात आता है। तो उसमें एक प्रावधान था कि अभी 1947, अभी अचानक से तो देश आज़ाद हो गया, लेकिन फिर ये हुआ कि फिर मतलब ये डिस्कशन हुआ कि अभी हमारा संविधान बनने में तो टाइम है, तो उसके उतने कार्यकाल में हम कौन सा रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, कैसे चलेंगे, किस तरीके से जनता को संभालेंगे। तो उस हिसाब से 15 अगस्त 1947 के बाद ये हुआ कि जो पुराने ये इंडिया का एक्ट है 1935 में पास हुआ था, कि मतलब रूल रेगुलेशन का, जैसे कि बोलते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब ब्रिटिश ने बनाया था, और वो चीज़ें ही चलेगी, वो चीज़ें ही कैरी फॉरवर्ड होगी, और तब तक आप अपना जो संविधान है उसको बनाएं। और उसके बाद वहाँ पे एक प्रावधान दिया हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, ये चीज़ पास हुआ था, जो कि सबसे अच्छी बात है। जिस हिसाब से हम बाद में डोमिनेंट न बन के खुद के इंडिपेंडेंट बने, उसमें ये प्रावधान था कि इंडिया जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगा तो उसके पास ये राइट्स है कि इस इंडियन एक्ट 1947 को भी खारिज कर सकता है, मतलब पूरी तरीके से नल कर सकता है। मतलब कि हम जब अपना संविधान पास करेंगे तो उसमें एक एक्ट लगा देंगे कि हम इस मतलब आज से 1950 से इंडियन एक्ट मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो आज से उसका कोई भी महत्व नहीं है, वो अभी इंडिया में लागू नहीं होगा। तो हम मतलब 1947 में ये एक्ट पास हुआ, उसके थ्रू हम दो राज्य बने, मतलब इंडिया और पाकिस्तान, दो देश ऐसे बने जो कि ब्रिटिश के डोमिनेंट हैं, ऐसे करके बना। फिर हमारा स्टार्ट हुआ, संविधान सभा में स्टार्ट हुआ, जिसमें हम बताते हैं कि जैसे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और भी राजेंद्र प्रसाद, और भी जितने भी संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, BN राव करके थे, वो लोग सबने अपना एक महत्वपूर्ण मतलब योगदान दिया। और पूरे पूरे वर्ल्ड के जितने भी ऑलरेडी संविधान चल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे थे, उन सब को रीड करके, उन सब को स्टडी करके, और सारे देशों से जो जो चीज़ें अच्छी अच्छी पॉइंट थे उसे अपने संविधान में लाना। और फिर ब्रिटिश की जो भी ऑलरेडी जो चल रहा था इंडिया में, उसके सारे चीज़ को देखना कि उसमें क्या क्या अच्छा है। तो सब कुछ मिला के एक ये 3 साल के टाइम में, मतलब 1947 से लेके ये 1950 तक के बीच में, ये 3 साल के अंतराल में पूरी चीज़ें बनाना, उसको एक अच्छा से मतलब ये चीज़ें रेडी हुई। तो हम ये बोलते हैं कि जो संविधान था वो रेडी हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 में। तो ये चीज़ें उस टाइम में ही रेडी हो गई थी, मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार था। इसीलिए हम 26/11 के लिए और भी एक चीज़ फेमस है, जो ताज होटल पे हमला हुआ था, लेकिन 26/11 हम एज ए स्वाधीनता दिवस भी मनाते हैं। इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री और है कि 26/11 को ही जब कंप्लीट हो गया था, तो हमारा जो लागू हुआ 26/11/1949 को ही बन गया था, और उसमें ही सब साइन भी हो गए थे, सबने साइन भी कर दिया था कि हमारा संविधान रेडी है। तो चाहते तो हम उसी दिन ही लागू कर देते, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये इसको लागू करने का क्या मोटिव था, उसके पीछे भी एक पुरानी हिस्ट्री है। उसके पीछे हिस्ट्री है कि 1930 में ही एक चीज़ हुआ था, उसमें मतलब अनाउंसमेंट हुआ था कि हम आज़ादी ले लेंगे 1900, मतलब 26 जनवरी 1930 तक हम आज़ादी ले लेंगे। और उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने मतलब अपना तिरंगा भी फहराया था, मतलब एक तरीके से तिरंगा इन द सेंस कि उस समय एक सिंबल उस हिसाब से उन्होंने फहराया। वो 1930 वो डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस दिन हमने मतलब ऐसे एक कांग्रेस की एक असेंबली बैठी थी, और उस सभा में ये घोषित हुआ कि हम 26 जनवरी 1930 तक आज़ादी ले लेंगे। तो एक, और उसके लिए हमने नारे भी लगाए और चीज़ें, ये सब चीज़ें हुई, तो 1930 में ही वो चीज़ें स्टार्ट हुई। तो इसलिए हमारे मतलब आज़ादी के जो पूरा सफ़र है उसमें ये 26 जनवरी का कितना महत्व है। तो 26 नवंबर 1949 को ही ये संविधान बनने के बावजूद भी हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, क्योंकि उसके पीछे वो डेट का इम्पोर्टेंस है जो कि उस टाइम हुआ था।
तो ये चीज़ें हुई। फिर उसके बाद ही एक्चुअली तो देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 को ही कुछ चीज़ें लागू कर दी गई थी, जैसे कि मतलब ये वोटिंग वाला कैसे होगा, मतलब इलेक्शन का जो प्रावधान था, और भी दो चार जो आर्टिकल्स थे, जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, वो उसी दिन से लागू कर दी गई थी। लेकिन पूरी तरीके से संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल का 350 है या कुछ ऐसे, 359 क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट एक आर्टिकल है उसमें मेंशन है। मैं वो आपको उसमें दे दूंगा कि आर्टिकल का क्या नाम है। उसमें ये मेंशन है कि जो उसमें दो चीज़ें मेंशन है। जो एक तो ये मेंशन है, पहला जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था 1947 में, अभी मैंने बताया, हिस्ट्री पूरी बताई। तो आज से मतलब 26 जनवरी 1950 से वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आज से वो फॉलो नहीं होगा इंडिया में। आज से हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के हिसाब से चलेंगे। तो इसलिए जब उसको नल कर दिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को, तो सारे प्रावधान खत्म हो गए कि वहाँ पे प्रावधान ये खत्म हो गया कि हम डोमिनेंट हैं कि क्या है। तो आज से इसीलिए मतलब बोलते हैं 26 जनवरी 1950 से लेके उसके बाद हम एक इंडिपेंडेंट और मतलब एक देश हुए, कंट्री हुए। तो क्योंकि हमारा वो एक्ट में भी पूरी आज़ादी थी, पूरे इंडिपेंडेंस थी, 1947 में भी पूरी थी। अब डोमिनियन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कुछ उसमें ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि लगेगा नहीं कि ये कोई किसी का पार्ट है या कुछ ऐसा कि किसी का गुलाम है। उस तरीके से कोई सिस्टम नहीं था, वो सिर्फ एक सम्मान पूर्वक देने के लिए एक सिस्टम बनाया था कि हम ब्रिटिश को सम्मान दे रहे हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने जब पास किया तो डोमिनियन लिख दिया करके। तो अभी जाके 1950 में पूरी तरीके से वो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को नल कर दिया गया। और दूसरा क्या बोला गया उसमें कि जो जैसे मैंने बताया 1947 से लेके जब जैसे ही आज़ाद हुआ, उसके बाद अभी हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होगा, कौन से रूल फॉलो होंगे। तो उसमें ये था कि जो ब्रिटिश के द्वारा 1935 में जो एक्ट बनाया गया था, वही चीज़ें अभी भी फॉलो होंगी, जो देश पे लागू होंगी। तो वो भी एक उसी में जोड़ा गया, उसी एक्ट में, कि एक तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और दूसरा जो अभी तक चल रहा था ये 1935 वाला एक्ट, दोनों को नल किया जाता है। तो ये चीज़ें उसमें जोड़ दी गई हैं, प्रॉपर आप संविधान में देख सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास हुआ था आज़ादी के लिए, उसमें हम डोमिनेंट थे। शायद वही क्लॉज पढ़ के, वही लाइन पढ़ के कुछ बुद्धिजीवी, कुछ लोग, कुछ हैं ऐसे जो समाज में जिनको उतनी समझ नहीं रही होगी, या कुछ उन्होंने पढ़ा होगा कहीं से भी, तो ऐसे ही बढ़ती चली गई कि नहीं हम डोमिनेंट है, या हम इसी को थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया कि हम 99 ईयर्स के लिए लीज पे हैं, बाद में फिर हम ब्रिटिश के हो जाएंगे, ऐसा है वैसा है। तो एक्चुअली 99 ईयर वाला लीज वाला बात तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में भी नहीं मिलता है, बस उसमें यही एक था पॉइंट कि हम डोमिनेंट है करके। तो जाके 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ओवरऑल मेरा मतलब ये था कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं। कोई भी 99 ईयर्स का लीज और ये सब सिस्टम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। और हम पूरी तरीके से ना तो मतलब ये भी नहीं है कि हम डोमिनेंट हैं या ये हैं वो हैं, हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं और अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हैं। और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं लोकतांत्रिक ढंग से, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे और जो कि बनाया गया 1950 में, और लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी सरकार बनाएंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। उसी दिन ये घोषित हुआ कि जैसे हम बोल रहे थे कि डोमिनेंट मतलब ये होता है कि एक पद दिया कि ये हैं, तो उसी दिन हमने उस चीज़ को हटा के ब्रिटिश के उनको देने से अच्छा है कि हम एक अपने देश की सारी मतलब ओनर मालिकाना, मतलब एक तरीके से किंग बोले तो हमारे प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि हाँ उसके ये प्रेसिडेंट वाला सिस्टम है कि हाँ राष्ट्रपति को हमारे देश के सर्वोपरि सम्मान है उनको वो चीज़ें देने के लिए। तो ये राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, तो हम मतलब ये चीज़ें कि 1950 के बाद फिर इलेक्शन हुए, 1950 में उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, फिर कैसे हुए, फिर सरकार बनी और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट तो हो ही गया था। फिर पूरी तरीके से हम आज़ाद हैं और अपने फैसले ले सकते हैं। तो मिला जुला के बात यही है कि 99 ईयर वाला बात कोई बोले, इस तरीके का कोई चीज़ें, ये सब चीज़ें भ्रांति हो समाज में, सोसाइटी में, उसे खारिज किया जाए, ये आगे ना फैले। उनको बताया जाए कि 99 ईयर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है संविधान में। अगर है तो आप दिखाओ, अगर आपको भी कहीं मिलता है कि कहीं नहीं ये चीज़ें प्रूफ्स हैं
ऐसे हैं वैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, वैलिड प्रूफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको कंसिडर करूँगा, देखूंगा, अगर कुछ रिएक्शन रहेगा तो दूंगा। बट मेरे जहाँ तक मेरी स्टडी है, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, देश के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो ये सब चीज़ें कोई भी मतलब पूरी तरीके से निराधार है, इसके कोई आधार नहीं है, बेसलेस है। तो बस इतना ही बात था, हमें वो भ्रांतियाँ ख़त्म करनी थी, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई। थैंक यू।